नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तेलंगाना मूवमेंट के बारे में और इस वीडियो में आपको मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे हैदराबाद हिंदुस्तान का हिस्सा बना। दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी कहानी है ये 1946 से लेकर 51 के बीच की कहानी है, मतलब फ्रॉम 1946 टू 1951। अब जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो तेलंगाना के किसान थे उन्होंने वहाँ के निज़ाम के ख़िलाफ़, रूलिंग एलिट्स के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया था। विद्रोह क्या कर दिया था, मतलब कि वो अपना हक मांग रहे थे। देखिए, ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़े मूवमेंट के तौर पर गिना जाता है। हिंदुस्तान का इतिहास इस मूवमेंट के बिना नहीं लिखा जा सकता और ये कहानी है 1946 से लेकर 1951 के दौर की। ठीक है, हुआ क्या था? इट ब्रॉट द स्ट्रगल ऑफ द पीजेंट्री टू द फोरफ्रंट एंड सर्व्स एज अ रिमाइंडर ऑफ द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द पीपल ऑफ दिस रीजन in fighting against the autocratic rule of the Nizam of Hyderabad and the feudal regime that concentrated power and land in the hands of a few। जो हैदराबाद का रीजन था वहाँ पर जो पूरी की पूरी पावर थी वो मुट्ठी भर लोगों के पास थी। उन मुट्ठी भर लोगों में निज़ाम, इसके अलावा जो फ्यूडल लॉर्ड वगैरह होते थे, लैंडलॉर्ड वगैरह होते थे, उनके हाथ में थी। तो कहीं ना कहीं ये लोग उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब मुट्ठी भर लोग देश को चलाते हैं तो कब वो करप्शन करना शुरू कर देते हैं, कब वो लोगों का शोषण करना शुरू कर देते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं लगता। तो किसानों का जो ये पूरा का पूरा मूवमेंट था वो निज़ाम के ऑटोक्रेटिक रूल और ये जितने भी आपके फ्यूडल लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ था। सबसे पहले मैं आपको इस पूरे के पूरे मूवमेंट की सोशल बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ, क्या कारण था सोशली। देखिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के पहले हैदराबाद स्टेट जो था वो एक प्रिंसली स्टेट था विद इन द टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया और यहाँ पर 3 तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। पहला, तेलंगाना एरिया, जिसमें आपका हैदराबाद जो कैपिटल था वो भी आता था, जहाँ पर लोग तेलुगु बोलते थे। दूसरा इलाका था मारथावाड़ एरिया, जहाँ लोग मराठी बोलते थे। और तीसरा एक छोटा सा कन्नड़ स्पीकिंग एरिया भी था। तो पूरा के पूरे जो हैदराबाद स्टेट थी, जो कि प्रिंसली स्टेट थी अंग्रेज़ी हुक्मरानों के अंदर, अंग्रेज़ी हुकूमत के अंदर, वहाँ पे 3 तरह की भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। तेलुगु सबसे ज़्यादा, उसके बाद मराठी और एक छोटा सा हिस्सा कन्नड़ बोलता था। एंड जो तेलंगाना था वो उस पूरे के पूरे प्रिंसली स्टेट का 50% एरिया कवर करता था। और यहाँ के जो रूलिंग एलिट्स थे, जो इस पर हुकूमत करते थे, जिसमें निज़ाम भी आते थे, वो सब के सब मुस्लिम थे। मतलब जितने भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर थे, जो मुट्ठी भर लोग देश को चला रहे थे, वो सारे के सारे क्या थे? मुस्लिम थे। मगर यहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। अब देखिए, होता क्या है कि यहाँ पर जो लैंड ओनरशिप का नेचर था, ज़मीन पर मालिकाना हक का जो नेचर था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव था। एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब क्या होता है? शोषणकारी, दमनकारी था। 40% ऑफ द लैंड वॉज ईदर डायरेक्टली ओन्ड बाय द निज़ाम और गिवन बाय द निज़ाम टू एलिट्स इन द फॉर्म ऑफ जागीर। पूरे के पूरे हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट था उसका 40% ज़मीन का हिस्सा निज़ाम के पास था। या तो निज़ाम करता क्या था कि इन ज़मीनों को जागीर के तौर पर रूलिंग एलिट्स को, जो अमीर लोग होते थे, जो उसके सगे संबंधी होते थे, उन्हें दे देता था। तो 40% इलाका तो निज़ाम के पास था, लैंड एरिया। जो रिमेनिंग 60% था वो सरकार के लैंड रेवेन्यू का जरिया था, मतलब सरकार उस पर टैक्स वसूल किया करती थी। एंड
वो 60% ज़मीन जिस पर सरकार लैंड रेवेन्यू सिस्टम वगैरह लगाती थी, टैक्स वगैरह वसूलती थी, वो भी आपका पावरफुल लैंडलॉर्ड्स के अंडर में था। ठीक है। एंड किसी भी तरह के लोकल लोगों को सिक्योरिटी प्राप्त नहीं थी कि मान लीजिए कल को यहाँ पर कोई काम कर रहा है, जब लैंडलॉर्ड चाहेगा उसको धक्के मार के निकाल देगा, बेरोजगार कर देगा। तो आप समझिए कि जो जनता थी वहाँ की आम, उनके पास कुछ नहीं था। 40% निज़ाम के पास है, 60% लैंडलॉर्ड के पास है, बचा क्या? 60 + 40 = 100। एंड वहाँ पे एक सिस्टम चलता था, व्यक्ति का मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती लोगों से वहाँ पर काम करवाया जाता था, फोर्स्ड लेबर का सिस्टम था वहाँ पे। ठीक है। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उनसे ज़बरदस्ती जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे या ऊपर कास्ट के लोग होते थे वो काम करवाते थे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, सो कॉल्ड अनटचेबल फैमिली वॉज रिक्वायर्ड टू सेंड 1 मैन एवरी डे टू डू हाउस होल्ड लेबर एंड अदर जॉब्स फॉर द लैंडलॉर्ड। जितने भी नीची जाति के लोग होते थे, ठीक है, जिनको अनटचेबल की कैटेगरी में 1947 के पहले रखा जाता था, उनका नियम था कि हर दिन अपने परिवार से किसी एक बंदे को वो लैंडलॉर्ड के घर में भेजेंगे और वो बंदा लैंडलॉर्ड के घर में जाकर मजदूरी करेगा, उनके घर का ख्याल रखेगा, उनके घर के चूल्हा चौकड़ को संभालेगा। एंड अनदर प्रैक्टिस वॉज द प्रिवेलेंस ऑफ कीपिंग गर्ल्स एज स्लेव इन द लैंडलॉर्ड हाउस। और उससे जो बदतर सिस्टम था कि जो लैंडलॉर्ड होते थे बड़े बड़े या जितने भी रूलिंग एलिट्स होते थे, वो लड़कियों को गुलाम बनाकर अपने घर में रखा करते थे। ठीक है, लड़कियों को गुलाम बनाकर अपने घर में रखा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश में ये सारी चीज़ भी हुआ करती थी और लोगों ने इसको बर्दाश्त भी किया था, खासकर हैदराबाद प्रिंसली स्टेट के लोगों ने। अब मैं आपको बात करता हूं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की कि ये तेलंगाना मूवमेंट का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था। कोई भी मूवमेंट होता है उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता। तो सोशल बैकग्राउंड मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं आपको बताता हूं पॉलिटिकल बैकग्राउंड। देखिए 1920 में क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर प्रोवोक रेजिस्टेंस विच इवेंचुअली लेड टू फॉर्म वाइड रेंजिंग एजिटेशन। जब तेलंगाना रीजन के लैंग्वेज को, वहाँ के कल्चर को दबाना शुरू किया गया वहाँ के रूलिंग एलिट्स के द्वारा, तब जाकर पहली बार तेलंगाना में आवाज़ उठी। किसकी आवाज़? कहते नहीं है कि रिबेलियस आवाज़ उठी कि बेटा ये अब गलत कर रहे हो, ये अब ज़्यादा हो रहा है। सॉरी, एट अ हिंदू सोशल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1922, 1922 में वहाँ पर हिंदू सोशल रिफॉर्म कॉन्फ्रेंस हुई। A speaker attempting to give his address in Telugu was hooted out। और जब एक स्पीकर उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा और वो तेलुगु में लोगों को एड्रेस करने लगा, मतलब अपनी बातें रखने लगा, तो लोग लगे हुटिंग करने। लीडिंग सेवरल एल्डर्स टू फॉर्म द आंध्रा जन संघम। और वहीं पर एक नए, उस इवेंट के बाद एक नए ग्रुप का संगठन हुआ जिसका नाम पड़ा आंध्रा जन संघम, जिसको इंग्लिश में आप आंध्रा पीपल्स एसोसिएशन भी कह सकते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग अ प्रॉपर प्लेस फॉर तेलुगु लैंग्वेज एंड कल्चर इन हैदराबाद सिटी। और इसको बनाया क्यों गया? ताकि तेलुगु लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखा जा सके, उसको बचाया जा सके हैदराबाद में। क्योंकि जैसे ही मैंने बताया ना कि वो स्पीकर पहुंचा और वो तेलुगु में भाषण देने वाला था, तो लोग हुटिंग करने लगे और उसी के रिस्पॉन्स में आपका आंध्रा जन संघम बना। लेकिन ये जो ग्रुप बना आंध्रा जन संघम, वो लैंग्वेज इशू के बियॉन्ड गया। मतलब सिर्फ उन्होंने लैंग्वेज इशू को टारगेट नहीं किया। इन 1928 द आंध्रा महासभा वॉज ऑर्गेनाइज। 1928 में आंध्रा महासभा बनी। एंड आंध्रा महासभा विथ मेंबरशिप लिमिटेड टू द अर्बन एजुकेटेड एलीट was largely concerned with reforms in administration, demand for more schools, concessions for the landed and civil liberties। तो ये आंध्रा महासभा जो बनी
उनमें मेंबरशिप सिर्फ पढ़े लिखे शहर के रूलिंग एलिट्स को एजुकेटेड एलिट्स को मिली, और उन्होंने आंध्र प्रदेश रीजन में, जो आपका पूरा का पूरा रीजन था, वहाँ पर उन्होंने मांग की कि एडमिनिस्ट्रेशन को बदला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाएं, और सिविल लिबर्टी और लैंडेड में जो ज़मीन गए वहाँ पर कंसेशन दिया जाए। तो आप देख रहे हैं लैंग्वेज को भी प्रिजर्व करना है। इसके अलावा आंध्रा महासभा जो बनी उनकी डिमांड अलग थी। और फिर एक नया ग्रुप बना रेडिकलाइज यूथ का, जिसमें एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, रवि नारायण रेड्डी, जिन्होंने आंध्रा महासभा को ज्वाइन किया। एंड इनकी एंट्री होते ही बहुत कुछ बदला। 1934 में आंध्रा महासभा ने कुछ नई डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी। वो क्या था? लैंड रेवेन्यू रेट को घटाया जाए, वेटी सिस्टम मतलब फोर्स्ड लेबर सिस्टम को ख़त्म किया जाए, और लोकल कोर्ट में तेलुगु इंट्रोड्यूस की जाए। एंड फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, और जो कम्युनिस्ट थे उनका इन्फ्लुएंस पड़ा आंध्रा महासभा में। एंड इन 1942 विद द रिमूवल ऑफ द बैन ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और 1942 में जब सीपीआई के ऊपर से बैन हटा, द कम्युनिस्ट बिगेन टू ग्रो इन हैदराबाद। तो हैदराबाद कम्युनिस्टों का गढ़ बन गया। जहाँ पर भी किसान का मूवमेंट वगैरह होगा वहाँ पर आप लोग को ये लोग दिखेंगे, चाहे तिभागा मूवमेंट हो, चाहे वो तेलंगाना प्रोटेस्ट हो, चाहे वो मोपला रिवेलियन हो। एंड बाय 1943 द सीपीआई हैड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन इन तेलंगाना, और 1943 तक कम्युनिस्टों का बोलाबाला हो गया पूरे के पूरे तेलंगाना में। अब एक पिक्चर आता है रजाकार टेरर। देखिए 1947 अगस्त इंडिया आज़ाद हुआ, और हैदराबाद ने इंडिया के साथ जुड़ने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम स्टैंड स्टिल रहेंगे, हम ऑटोनॉमस रहना चाहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी रूलिंग मेजॉरिटी थी, जो निज़ाम थे, नोबल पीपल थे, एंड मजलिस एतिहाद जो कि एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने कहा कि भैया हमें हैदराबाद आज़ाद चाहिए, ना हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना हम पाकिस्तान के साथ। मगर इनका पाकिस्तान की तरफ जाने का मूड था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को कि रूलिंग एलिट्स जो कि मुट्ठी भर लोग थे, भले ये मुस्लिम थे, मगर हैदराबाद की मैक्सिमम पॉपुलेशन, हैदराबाद रीजन की मैक्सिमम पॉपुलेशन मुसलमान थी। उन्होंने कहा नहीं भैया हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। ठीक है, और आंध्रा महासभा प्लस तो आपका जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने कांग्रेस के साथ यहाँ पर क्या कर लिया, गठजोड़ कर लिया। ठीक है, और इन तीनों ने मिलकर एंटी निज़ाम अलायंस बनाया, क्योंकि ये निज़ाम के रूल को ख़त्म करना चाहते थे। और यहीं पर जब एंटी निज़ाम अलायंस बना तो मजलिस एतिहाद ने मिलिटेंसी शुरू कर दी, हथियार उठा लिए मजलिस एतिहाद ने। और इनकी जो पैरामिलिट्री थी, जिसको रज़ाकार कहा जाता था, उनको भेजा गया कि जाकर किसानों को दबाओ, ना माने गोली मार दो, ख़त्म करो, लेकिन इस पीजेंट मूवमेंट को आगे बढ़ने मत दो। और इनके रज़ाकारों ने गांव में जाकर लोगों को लूटा, मर्डर किया, रेप किया, मतलब औरतों को उठा ले गए। तो पूरे के पूरे हैदराबाद रीजन में रज़ाकारों का खौफ हो गया। उनका जब मन करता आते, लोगों को मारते, पीटते, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी करते, बड़ा कॉमन हो गया था। और तभी एंट्री होती है इंडियन आर्मी की, क्योंकि एंटी निज़ाम अलायंस बन चुका था। हैदराबाद चारों तरफ से हिंदुस्तान से घिरा हुआ था। तो हैदराबाद में जब रज़ाकार लगातार एट्रोसिटीज़ कमिट कर रहे थे तो लोग भाग भाग कर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में आते थे। और 13 सितंबर 1948
In a police action aimed at countering the violence in Hyderabad, the Indian Army marched into the street. और 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी मार्च करती है हैदराबाद के स्टेट में रजाकारों को रोकने के लिए। और एक हफ्ते के अंदर अंदर मतलब 19 तारीख तक ऑपरेशन पोलो के अंडर निज़ाम, रजाकार और जितनी भी उनकी पुलिस वगैरह रहती है सब कुछ इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर देती है। एंड फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ रजाकार अ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेटअप अंडर जनरल JN चौधरी। और अब रजाकार सरेंडर, निज़ाम सरेंडर, तो ये पूरा का पूरा जो तेलंगाना का रीजन है जिसमें हैदराबाद वगैरह सब आते हैं, वहाँ पर एक मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश हो गया अंडर जनरल JN चौधरी, ठीक है। एंड कोशिश की गई लोगों को समझाने की, लोगों को सरेंडर करवाने की, क्योंकि पीजेंट भी भड़के हुए थे इधर रजाकार की एट्रोसिटीज़ की वजह से। तो फिर ऑपरेशन पोलो कर कर हैदराबाद को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया गया। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया तेलंगाना मूवमेंट आप लोगों के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बी सेफ।